MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं महाभारत। और आज महाभारत नेशनल हेराल्ड पर करूंगा, वो अखबार जिसके नाम पर दिल्ली की सियासत अक्सर गर्म रहती है। और आज फिर अदालत के एक आदेश के बाद यह मुद्दा आपके सामने है। इस आदेश के बाद कांग्रेस कह रही है कि सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते। और बीजेपी कह रही है कि यह कोई क्लीन चिट नहीं है भाई, ये कोई क्लीन चिट नहीं है और पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन पहले आपको यह जरूर जानना चाहिए कि आज अदालत में हुआ क्या है, आज अदालत ने कहा क्या है। आज नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। अदालत ने इस दौरान ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला निजी आरोपों से जुड़ा हुआ है और कोर्ट ने यह भी कहा कि ईओडब्ल्यू मामले में नई एफआईआर दर्ज कर चुकी है। ऐसे में ईडी की दलीलों पर फैसला करना अभी जल्दबाजी होगा। ईडी इस मामले में अभी आगे दलीलें पेश कर सकती है क्योंकि यह ईओडब्ल्यू मामले की जांच कर रही है। वो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर पर आगे बात की जाएगी। हालांकि कोर्ट ने केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कोई टिप्पणी केस की मेरिट को लेकर नहीं हुई है कि केस ठीक है, केस गलत है, केस फर्जी है या केस बिल्कुल तथ्यों के आधार पर है। ऐसी कोई टिप्पणी अभी अदालत ने नहीं की। यह आदेश आने के बाद अब पूरी कांग्रेस जो है वो खुशियों में डूबी हुई है, खुशियां मना रही है। नेता बोल रहे हैं सत्य की जीत हो गई है, सरकार एक्सपोज हो गई है। मुझे लगता है कि यह थोड़ी सी जल्दबाजी है। कांग्रेस जल्दबाजी कर रही है क्योंकि अभी कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है और ना ही यह केस रफा दफा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। आप पूछेंगे कैसे, तो सुनिए। क्योंकि अब ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय क्या करेगा। ईडी सबसे पहले तो इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने वाली है। इसके अलावा क्या होगा, ईडी अभी अपनी जांच आगे भी जारी रखेगी और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो भी मामले की जांच की जाएगी। एक बार यह प्रक्रिया अगर पूरी हो गई तो एक नई चार्जशीट बनेगी और यह नई चार्जशीट एक बार फिर से दायर हो सकती है क्योंकि ईडी को लगता है कि उसके पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब बहुत स्पष्ट है कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, जांच चल रही है, न्यायिक प्रक्रिया भी जारी है। लेकिन मैं इससे अलग एक बात आपसे करना चाहता हूं। इसको थोड़ा सा आपको गंभीरता से समझना पड़ेगा क्योंकि मामला बड़ा टेक्निकल है। यह देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब देश के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों ने इस मकसद से नेशनल हेराल्ड की नींव रखी थी कि यह जो अखबार है यह हमारी आवाज बनेगा, क्रांति में सहायक होगा, हमें आजादी दिलाएगा, हमारी बात लोगों तक पहुंचाएगा। इस अखबार पर मैं कहूं कि किसी एक आदमी का जो है अधिकार नहीं था। कोई इसका एक मालिक नहीं था कि एक मालिक है और इसने ये अखबार बनाया है और इसी का पैसा इसमें लगा है। दोस्तों 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना अपना जो भी जमा पैसा था वो लगाया। देश में जिससे जो बन पड़ा उसने आर्थिक सहयोग किया। एक कंपनी खड़ी की गई जिसका नाम था AJL। जवाहरलाल नेहरू इसमें थे, रफी अहमद किदवई साहब का नाम, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, कैलाश नाथ काटजू, कृष्णदत्त पालीवाल, गोविंद वल्लभ पंत, न जाने कितने लोग जिनके हम नाम भी नहीं जानते। हजारों लोगों का इसमें शेयर था, सबने सहयोग किया। लेकिन 2008 और 2010 में जब इस कंपनी की संपत्ति करीब करीब 2000 करोड़ की हो गई तो यह कंपनी आर्थिक रूप से परेशान रहने लगी। यह कंपनी आर्थिक रूप से तंग थी। उसको अपने जो एम्प्लॉय थे
उनको तनख्वाह देने के लिए, उनको सैलरी देने के लिए पैसा कंपनी के पास नहीं था। इस कंपनी ने कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ रुपए का लोन लिया। यह ऐसा लोन था जिस पर इस कंपनी को ब्याज नहीं चुकाना था। यह 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने बतौर कर्जा इस एजेएल को दिया, और फिर इसी 90 करोड़ को चुकाने में जब यह कंपनी फेल हो गई, यानी यह 90 करोड़ कांग्रेस को वापस नहीं लौटा सकी, तो 2010 में एक नई कंपनी बनाई गई जिसका नाम था यंग इंडियन। कांग्रेस ने यंग इंडियन को केवल 50 लाख रुपए में यह अधिकार दे दिया। यहां से आपको इस मामले को थोड़ा और गंभीरता से समझना पड़ेगा। केवल 50 लाख रुपए में यह अधिकार दे दिया कि अब यंग इंडियन कंपनी, जो नई कंपनी बनी है, ये एजेएल से वो कर्जा वसूल सकती है, यानी कि वो 90 करोड़ रुपए लिए जा सकते हैं यंग इंडियन के द्वारा। और आपको यह तो पता ही होगा कि ये यंग इंडियन कंपनी किसकी है, क्योंकि इसमें 76% शेयर जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हैं। अब आप यह समझिए कि कांग्रेस के जो बचे हुए 89 करोड़ 50 लाख हैं, उसका क्या हुआ होगा? इस पर कोई सीधा जवाब नहीं। अच्छा, कांग्रेस इतनी उदार थी कि भाई ठीक है, यंग इंडियन को 50 लाख में ये अधिकार दे दिए। ये अधिकार 50 लाख में, या मैं कहता हूं कि इतनी उदार थी तो एजेएल के लिए पूरा पैसा छोड़ा जा सकता था कि भाई अखबार की कंपनी है, हमारा अखबार है, स्वतंत्रता का अखबार है। अगर इतनी उदारता करनी है तो जो यंग इंडियन को उदारता की है वो उदारता एजेएल के लिए कर देते, जीरो कर देते उनका कर्जा। लेकिन वो पैसा छोड़ा गया यंग इंडियन के लिए। दूसरा, एक कंपनी जिसकी संपत्ति लगभग 2000 करोड़ की जा रही है, मतलब एजेएल, उसने कर्ज चुकाने के नाम पर 99% शेयर यंग इंडियन को दे दिए। कहा कि ये सारे शेयर हमसे ले लो, लेकिन हमारा कर्जा चुका दो। मतलब आपके पास जेब में 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो, आपके ऊपर कर्जा हो केवल 90 करोड़, आप क्या करेंगे? मुझे बताइए, आप क्या करेंगे? अपने सारे शेयर उठाकर किसी तीसरी कंपनी के नाम कर देंगे क्या? मतलब कि पूरी एजेएल की संपत्ति अब यंग इंडियन की संपत्ति है। और यंग इंडियन मतलब किसकी संपत्ति आप जानते हैं? 76% शेयर इसका राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास है। अब मेरा सवाल यह है कि बाकी स्वतंत्रता सेनानियों के जो वंशज हैं, जिनके पास ये शेयर थे, उनका भी तो भाई इसमें जमा पूंजी है। अगर नेहरू के वंशज इस तरह से आप देखेंगे, राहुल गांधी सोनिया गांधी, तो क्या बाकी स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने अपना पैसा लगाया, अपनी व्यवस्था उसमें सेट की, क्या आप समझ रहे हैं उनका कहां गया पैसा? कायदे से तो उनका अधिकार बनता था, लेकिन अब नियमों के हिसाब से उनका अधिकार नहीं है, आधिकारिक तौर पर बिल्कुल नहीं है। यानी जो कर्ता धर्ता थे, जिनके पास ये अधिकार थे सिग्नेचर करने वाले, उन्होंने सब चाट पोंछ कर बराबर कर दिया। लेकिन यह सच्चाई है कि जो कोर्ट केस हैं हमारे देश के, वो सामान्यतः केवल दलीलों के आधार पर नहीं चलते। ये केस अच्छे वकीलों के आधार पर भी चलते हैं। और यह भी बिल्कुल चोखा तथ्य है कि कांग्रेस के पास बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े वकील हैं। और कानूनी नियम प्रक्रियाएं इतनी सरल और सामान्य नहीं है कि सीधा सीधा कोई मामला आया और सीधा सीधा उस पर न्याय हो गया। इन जटिल प्रक्रियाओं के आधार पर ही ये पूरा जो केस है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, लंबा खिंचेगा। और इसलिए आज सवाल बहुत स्पष्ट है, बहुत सीधा, कि क्या नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस जल्दबाजी कर रही है? और जल्दबाजी क्यों कर रही है, यह भी सवाल है। दूसरी बात यह कि क्या सोनिया और राहुल गांधी को यह राहत परमानेंट राहत मानी जाएगी, या अभी मुसीबत बढ़ने वाली है? इन्हीं दो सवालों के आसपास चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है। आज इनका चेहरा बेनकाब हुआ, आज इनकी साजिशें विफल हुई। कोर्ट ने कूड़ेदान में डाल दिया ईडी के उस केस को, उसका संज्ञान तक लेने से मना। कोर्ट ने एक तरह से जो निर्णय दिया कि सरकार को एक अच्छा सा तमाचा मिला है। माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। आज मोदी को खुद, आज मोदी का अहम पराजित हुआ है।
सोनिया गांधी की सच्चाई जीती है। हर कोर्ट दबाव में नहीं आ सकती, सबके अपने अपने अंतरात्मा की आवाज भी होती है और कानून और साक्ष्य बहुत आवश्यक है। सत्य की कहाँ जीत है? कोर्ट ने उसको कहा कि जांच जारी है, जब जांच फाइनल होगा तब पता लगेगा। अभी एक टेम्पररी राहत है, इससे बहुत खुश होने की बात है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। विजय शर्मा इस वक्त प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ हैं। मेरे साथ संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनंत विजय जी कुछ देर के बाद हमें यहाँ अनंत विजय जी दिख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। वरुण पुरोहित मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। पंकज शर्मा मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और धर्मेंद्र यादव जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल मैं चाहता हूं विजय शर्मा जी मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आज आपकी पार्टी को टारगेट करके, सरकार को टारगेट करके कांग्रेस ये कह रही है कि ये साहब पूरा बोगस केस है, ये फर्जी केस था, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है और अदालत ने इसीलिए वो चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं की। आप क्या कहेंगे? राम मोहन जी, ये सुब्रमण्य स्वामी जो राहुल गांधी के पापा राजीव गांधी सोनिया गांधी के मित्र थे, उनके द्वारा प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की गई। प्राइवेट कंप्लेंट 200 में सीआरपीसी 200 में फाइल की गई, उसमें इनको समनिंग हुई, बुलाए गए। आज भी केस चल रहा है अंडर सेक्शन 403, 406, 420 आईपीसी जो पहले हुआ करती थी, अब बीएनएस हो गई है, उसके तहत अभी भी ट्रायल चल रहा है। उसके ऊपर ये बेल के ऊपर हैं। अब कोर्ट ने क्या है, ये मिस इंटरप्रिटेशन बोलेंगे इसको कानूनी भाषा में, क्योंकि ईडी को हक है कि वो हायर कोर्ट में जाए। क्योंकि मैं इसमें बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया था, सोनिया गांधी जी गए थे इसके खिलाफ, पहले हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में स्टे मिला, उसके बाद में इनकी निरस्त कर दी गई। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा क्लियर कट लिखा है कि ये प्रथम दृष्टया दोष बनता है। तो ये केस ये है, उन्होंने एक टेक्निकल आधार पे, क्योंकि पीएमएलए की सेक्शन 3 ये कहती है कि एफआईआर होनी चाहिए, उसको आधार बना के तकनीकी तौर पे कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया। सिर्फ ये तकनीकी आधार कोर्ट ने दिया। उन्होंने कहा है जांच चलती रहेगी, ईडी जांच कर रही है और इसमें अभी एक एफआईआर भी हुई है, इसी साल एफआईआर हुई है, उस एफआईआर में ईडी जांच कर रही है। तो कोर्ट ने बाकायदा लिखा है इसमें। तो इसमें अगर ये किसी तरह, जैसे ये 99 सीट लाके खुशी मना रहे थे हम जीत गए, तो ऐसी जीत मनाना चाहते तो मनाइए। ठीक है, वरुण पुरोहित को मैं इन कराना चाहता हूं। वरुण पुरोहित, आप रिस्पॉन्ड कीजिए और मुझे यह बताइए कि इतनी जल्दबाजी है क्या आपको? हर एक सुनवाई के बाद अगर आपको लगेगा कि नहीं ठीक है हम जीत गए वो हार गए, या बीजेपी को लगेगा कि वो जीत गए आप हार गए, तो यह जल्दबाजी नहीं कही जाएगी वरुण पुरोहित? हाँ मोहन शर्मा जी, सबसे पहले तो आपके भी इन्होंने शुरुआती में एक शब्द का प्रयोग किया कोर्ट के जजमेंट के लिए, मिस इंटरप्रिटेशन, दैट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप किसी भी कोर्ट के जजमेंट को मिस इंटरप्रिटेशन नहीं कह सकते, आप उसकी पार्टी नहीं हो। और ईडी उसकी अपील करने जा रही है, तो ईडी को ऐसी क्या तड़फड़ाहट है जो अपील कर रही है? जब एफआईआर दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक विंग्स में दायर की गई, उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ और वो भी केंद्र सरकार के अंडर में आती है, तो ऐसी क्या तड़फड़ाहट हो रही है? 2014 में प्राइवेट आदमी कंप्लेंट करता है तो ईडी उसमें इंटरफेयर करती है। इसलिए इसके लिए सारी बातें की गई पॉलिटिकली और जो पर्सनल वेंडेटा से कार्रवाई की जा रही। अब जो भी, क्योंकि मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट, तो लिमिटेड ही हम इस पे चर्चा कर सकते हैं, लिमिटेड रूप से, क्योंकि कोर्ट में इसका इंटरप्रिटेशन होगा, कोर्ट इसका निर्णय देगा, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है कि नहीं, वो विवेचना करेगा गुण दोष के आधार पर। तो कोर्ट का जजमेंट आएगा, उसके लिए हमको रुकना चाहिए। जो आप कह रहे हो भाई अधीरता क्या है, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही, अगर छोटा सा भी रिलीफ कोई मिलता है किसी पार्टी को तो वो उस बात को अपना उसको प्रदर्शित करती है, इसमें इनको क्या आपत्ति? ये भी तो बड़े परेशान हो रहे थे कि कभी कोई बेल पर है, कैसे क्या क्या नहीं बोलते हैं, तो इसमें इनको क्या खुशी हो रही है कोई आदमी बेल पर है? ऐसी कांग्रेस पार्टी के अगर जो प्रोमिनेंट नेता हैं उनके ऊपर कोई राहत मिलती है कोर्ट से, तो उसको प्रदर्शित करना, एक्सप्रेस करना। विजय शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, विजय शर्मा जी। लेकिन जो भी है अब ईडी अपील में, वरुण जी शायद आपने मेरी बात को गलत समझा। मैंने ये कहा था आपको, मैंने सेक्शन 3 जो है पीएमएलए की, उसको बताया था कि पीएमएलए की 3 और 4 में सजा देते हैं। उसमें उन्होंने कहा है, कोर्ट ने ये माना है, कॉग्निजेंस लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि इसमें एफआईआर नहीं हुई थी।
क्योंकि ये 200 सीआरपीसी में गए थे। भैया आपने मिस इंटरप्रिटेशन वर्ड का यूज किया। यू हैव यूज्ड द वर्ड मिस इंटरप्रिटेशन। मैं नहीं बोलता हूं, मिस इंटरप्रिटेशन आपने नहीं, अरे मेरी बात तो सुन लो पूरी, आप बोलना। अरे पूरा आप बोलना, मेरा समय भी आप लेना मुझे। अरे भैया आप मेरा समय भी ले लेना। आपका टर्न आएगा ना। ये कौन सी डिबेट होती है भैया? आप मुझे बताइए, जब मैं आपको एक बात रख रहा हूँ, आप मुझे बताइए क्या सेक्शन 420 में, क्या सेक्शन 420 में अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पे है कि नहीं है? वो भी इससे जुड़ा हुआ मामला बता दीजिए। ये हंसी मनाने, खुशी मनाने का मामला ही नहीं है। तकनीकी आधार पे, और जज साहब ने जो विशेष कोर्ट की साफ कहा है कि इसमें एफआईआर हो चुकी है, ईडी आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रखे जी। कहीं ये है ही नहीं कि ये मामला झूठा है। ओके, वरुण पुरोहित एक बात उनकी सुनते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हुआ है उसके आधार पर कुछ बोला। ओके विजय जी, ओके वरुण पुरोहित, डेविएट मत करो जी। अब ये नहीं, कोई डेविएट नहीं कर रहा, आप डेविएट कर रहे हो। आपने यू हैव यूज्ड द वर्ड मिस इंटरप्रिटेशन किसके लिए है, क्या आप इनसे पूछिएगा राम मनोहर शर्मा जी किसके लिए वर्ड का प्रयोग किया इन्होंने। दूसरा कह रहे हैं आपको इतनी हुई है, आपको राहत मिली। अरे भाई आपके हिसाब से आदमी अपने एक्सप्रेशन करेगा, आपके हिसाब से दुख मनाएगा, आपके हिसाब से खुशी मनाएगा, ये मेरे समझ से ही बाहर है। ऐसी कैसी मानसिकता है? मान लीजिए मेरे से पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा ना, मैं अपना पक्ष रखूंगा ना। मैंने बताया ना, सुप्रीम कोर्ट तक सोनिया गांधी राहुल गांधी गए, उनको निराशा हाथ लगी, उनकी डिसमिस कर दी सुप्रीम कोर्ट का। अरे भाई आप, मैं तो बोल रहा था जब तो ऑब्जेक्शन कर रहे थे, अब आप बोलने लग गए बीच में। जी विजय जी एक सेकंड सुन लेते हैं वरुण पुरोहित को, फिर बाकी मेहमान भी। दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग। मैंने बोला तो इनको दुख हुआ, मैं बोलने लगा, बीच में इंटर बोलने लग गए आप। मैं कह रहा हूं कि आपकी बात को नकारा किसने? मैं नकार ही नहीं रहा, मैं तो कह ही रहा हूं कोर्ट में सब जुडिशियल मैटर, उसको लिमिटेड डिस्कशन में कर सकता हूं एज ए लॉयर। मैंने आपको भी फिर कह रहा हूं कि खुशी मनाना या दुख मनाना आपकी मानसिकता से थोड़ी कोई एक्सप्रेस करेगा। ये कह रहे नहीं, मैं कह रहा हूं भाई आप कह सकते हो आपको खुशी है, एक दुख है, आप जानो, लेकिन जिस पार्टी के नेताओं को अगर जरा सी राहत मिली। ठीक है, मैं दोनों के पास आपके पास लौट कर आता हूं, लेकिन पहले मैं संगीत रागी को इन कराना चाहता हूं। मेरे साथ इस वक्त पंकज शर्मा भी हैं, दोनों को इस वक्त इन कराना चाहता हूं। लेकिन संगीत रागी जी, क्या आपको नहीं लग रहा कि ऐसे सेलिब्रेट हो रहा है कि भाई क्लीन चिट जैसा कुछ मिल गया है, नारे लगाए जा रहे हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है? ये इसको आप जल्दबाजी कहेंगे या ये कहेंगे कि ठीक है एक बार फिर से अदालत में विश्वास तो लौटा? ये कहते हैं ना भाई कि अदालतें दबाव में काम कर रही हैं। अब कम से कम सामान्य कोर्ट भी दबाव में तो कम से कम काम नहीं कर रहे, और पता नहीं किसके प्रेशर में काम कर रहे हैं। अब बीजेपी वाले ये पूछेंगे क्या? देखिए, वकीलों का सबसे बड़ा गिरोह न्यायिक तंत्र में किसके साथ है? जो बड़े वकीलों का गिरोह जो है, उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हम बड़े गिरोह बोलते हैं ना, तो ये पूरा आपका दर्शक भी समझता है और देश भी जानता है कि उस गिरोह में कौन कौन है। उस गिरोह में वे लोग हैं जो सीए के खिलाफ जाते हैं, वो आप अंदाज़ा लगाइएगा। उस गिरोह में वो हैं जो राम मंदिर के खिलाफ खड़े होते हैं। उस गिरोह में वे लोग हैं जो 370 का विरोध करते हैं कि नहीं ये गलत हुआ है। ये पूरा गिरोह वही है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। ये वही गिरोह का वकील है जो एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। और हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि इस गिरोह का न्यायिक तंत्र पर पकड़ कितनी ज़्यादा है। एक बात। दूसरी बात, इसमें खुशियां मनाने जैसी मैं तो टेक्निकल आदमी हूं नहीं, मैं लॉयर बैकग्राउंड से नहीं हूं, लेकिन दो बातें बहुत मोटा मोटी समझ में आती है कि ये मां बेटे अभी भी बेल पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस केस को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, और इसीलिए ये प्रोसीडिंग शुरू भी हुआ था। अब राहत क्या मिली है? राहत क्यों मिली है? क्योंकि ये इसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं था। एक प्राइवेट मेंबर के कंप्लेन के आधार पर पीएमएल एक्ट के अंदर इसको आगे प्रोसीड नहीं किया जा सकता था, जो मोटा मोटी मेरी समझ है। और इसीलिए क्यों किया जा उसने रहा था? कोर्ट ने कहा कि हम इस मनी लॉन्ड्रिंग के डेफिनेशन में ऐसे नहीं आता था। जी जी, इसलिए पंकज जी सवाल पूछ रहे हैं कुछ। अथवा इससे बड़ा
नहीं मैं पूछ रहा हूं कि बिना FIR मैं अपनी के बात अब कर तक लूं, किस उसके बाद वो आधार सवाल पर किया जा रहा था? इससे बड़ा बस 20 सेकंड किया जा रहा था 20 सेकंड बस क्या ये 20 सेकंड ज्यादती नहीं थी? इससे बड़ा बोलिए रागी जी। देखिए, ज्यादती तो क्या, हम तो एक ही चीज जानते हैं कि यदि सामान्य व्यक्ति होता तो वो जेल में चक्की पीस रहा होता, उसकी संपत्ति जब्त की लिए होती, लेकिन ये तो गांधी परिवार है ना, तो किसी प्राइवेट कंप्लेंट उसने बहुत बड़ा तंत्र खड़ा किया है, नहीं करती। और उस बड़े तंत्र में खड़े करने में, उस बड़े तंत्र खड़े करने में उसका ब्यूरोक्रेसी में भी है, जुडिशियरी में भी है, हर जगह उसका तंत्र काम करता है। ये कोई इस देश से छुपी हुई बात है क्या? पंकज जी, तो इसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो खिलाफ कांग्रेस काम नहीं होगा? मैं तो बता रहा हूं, ओके। लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड आदमी बेल पर खड़ा है और वो कैंपेन भी चला रहा है, क्या सारे लोगों ठीक है? अब मैं पंकज जी को इसमें लेके आना चाहता हूं, अनंत विजय जी भी अपना वेट कर रहे हैं हमारी का, लेकिन पंकज जी मुझे एक बात बताइए कि इसमें क्या ऐसा है, अलग पैमाने रखता है इसमें इस चार्जशीट को एक्सेप्ट ना करके आपको लग रहा है कि क्या ऐसी चीजें मिली हैं जिसको कांग्रेस बूस्टर की तरह इस्तेमाल कर रही है? पंकज शर्मा जी। अरे पहली बात तो ये है कि जब कोई FIR थी ही नहीं तो ईडी किस आधार पर इस मामले की अब तक जांच कर रहा था और पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा था। दूसरी बहुत गंभीर बात यह है कि न्यायपालिका की सरेआम अवमानना की जा रही है, ये कहकर आपके चैनल पर कि वकीलों का एक गिरोह न्याय तंत्र को नियंत्रित करता है। वकीलों का एक गिरोह न्याय तंत्र को नियंत्रित करता है। न्यायपालिका की इससे बड़ी अवमानना क्या हो सकती है? ये तो सीधे सीधे डिफेमेशन का केस है। मैं आपसे केस पे डिटेल पूछ रहा था, लेकिन अगर आप जब ये कहेंगे तो हर दिन कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि सरकार न्यायपालिका को नियंत्रित करती है, सरकार के दबाव में न्यायपालिका काम कर रही है। ये अपमान और तौहीन नहीं है क्या? एक लाइन मुझे बोल लेने दीजिए जी संगीत जी, क्विक एक लाइन मुझे बोल लेने। यही कपिल सिब्बल थे ना जो जा करके एक मंच से उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट से आशा मत लगाइए कि वहां पर न्याय मिलेगा। यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं थी क्या? ठीक है पंकज जी। प्रशांत भूषण ने भरेआम सभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में तब टिप्पणी की थी, क्या हुआ था उनके लिए? 1 रुपया दे करके उनको मुक्त कर दिया गया था। क्या सारे लोगों के साथ ऐसी संभव है क्या? आप इस देश के अच्छे वकीलों का ये तलवार दिखा करके देश के अच्छे करने से देश को आप मत बोलिए। आप कह रहे हैं कि ये गिरोह न्यायपालिका अच्छे वकीलों का, बुरे वकीलों का क्या मतलब है? आप न्यायपालिका की अवमानना कर रहे हैं। मैं तो जैसे ये आप सरेआम न्यायपालिका, अरे भाई न्यायपालिका खुद कहता है कि रोस्टर सिस्टम यहाँ मैनिपुलेटेड होता है कि बिना FIR खुद कहता है कि न्यायपालिका के जज खुद आकर के कहते हैं कि रोस्टर सिस्टम यहाँ मैनिपुलेटेड होता है। निजी व्यक्ति की शिकायत पर इस तरह से अरे भाई केस नहीं चला सकते, साफ कर दिया कोर्ट ने। तो जब FIR थी नहीं तो अब तक ये क्या हो रहा था? इसको क्या कहेंगे आप? किस आधार पर हो रहा था? क्यों हो रहा था? क्या ये जानबूझकर कुछ लोगों को तंग करने की योजना नहीं थी? जी अनंत विजय जी, ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बिना, मैं आ रहा हूं रागी जी, आपके पास लौट के आ रहा हूं, लेकिन अनंत विजय को मैं थोड़ा ऐड करूं, धर्मेंद्र यादव जी को भी ऐड करूंगा। क्या ये बिना FIR के जांच नहीं की जा सकती? और अगर ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में गया था तो उन्होंने क्यों ये संज्ञान लेकर नहीं बताया कि भाई ये तो प्राइवेट व्यक्ति की, एक निजी व्यक्ति की शिकायत है? देखिए राममोहन जी, थोड़ा सा इस केस में हमें यह समझना पड़ेगा कि आज अदालत ने यह नहीं कहा कि बिना ये FIR के जांच नहीं की जा सकती। उन्होंने ईडी की चार्जशीट को मेंटेनेबल बताने से इनकार किया है। जो टेक्निकल ग्राउंड पर इसको सिर्फ इतना कहा गया है कि चूंकि कोई FIR इसमें नहीं है इसलिए आपकी चार्जशीट मेंटेनेबल नहीं है। ना उन्होंने सोनिया गांधी जी पर केस चलाने से इनकार किया है या मना किया है, ना उन्होंने सोनिया गांधी या राहुल गांधी के बेल को कैंसिल किया है, ना ही इस जांच को रोकने का कोई आदेश दिया है।
तो इसलिए ये कहना कि इस पर इतने दिनों से जो पंकज जी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए और थोड़ा जाके उसके जजमेंट को पढ़ लेना चाहिए। सिर्फ रेटोरिक के आधार पर अदालती जो निर्णय होते हैं या अदालती ऑब्जर्वेशन होते हैं उस पर बहस नहीं होती है। पंकज जी, ये काम राजनेताओं का है, उनको करने दीजिए। हमको आपको तो कम से कम इनकी मेरिट पे बात करनी चाहिए। और अदालत ने स्पष्ट रूप से मेरिट पर इसका फैसला करते हुए ये कहा है कि आपकी चार्जशीट मेंटेनेबल नहीं है। आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं कि जब कोई एफआईआर थी नहीं, कृपया शांत रहिए, अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा, इतने अधीर मत होइए। मुझे मालूम है कि आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन चार्जशीट फाइल करने के स्तर तक पहुंच गई। सर, आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट, मुझे पंकज शर्मा से 1 मिनट बात करने दीजिए। आरोप पत्र दाखिल हो गया। जी जी, अनंत विजय जी, मैं समझा रहा हूं। पंकज जी, पंकज जी, एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, पंकज शर्मा जी, अगर आप अपनी विद्वत्ता का इतना बढ़िया प्रमाण दे रहे हैं, मुझे अनंत विजय जी थोड़ा सा 1 मिनट टैकल करने दीजिए, बात करने दीजिए। मुझे यह बताइए, सुप्रीम कोर्ट में कौन से लॉयर खड़े हुए थे? कांग्रेस की तरफ से या सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से? जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगाने से इनकार किया, चैनल पर कही गई बातों के हिसाब से तो वो गिरोह के सदस्य थे। अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, कौन वकील गए थे? वो पंकज शर्मा से तो थोड़ा ज्यादा लॉ पढ़े कि नहीं? थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं आपसे कि नहीं? 1-2% तो जानते हो, मुझे लगता है आप भी बराबरी का जानते हैं। अगर ये जांच नहीं बनती थी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि नहीं इसको कीजिए? जांच बनती थी ना, जांच बनती थी। अब इसके बाद माननीय अदालत ने जो आज कहा है, उन्होंने यह थोड़ी कहा कि आप अपनी जांच रोक दीजिए। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि आप अपनी जांच रोक दीजिए। उन्होंने यह कहा कि यह एक निजी शिकायत के आधार पर है, एक एफआईआर ऑलरेडी अलग दर्ज है। इस वक्त हम आपकी बात पर फैसला कैसे दे दें? कैसे यह फैसला दिया जा सकता है? यह बात कही। अब इसको आप सत्ता पक्ष की हार भी बता सकते हैं, अपनी जीत भी बता सकते हैं, यह आपके ऊपर है। लेकिन आप यह कहें कि फिर तो ईडी जांच नहीं कर सकती किसी केस की। भाई, हर बार एक शिकायतकर्ता ईडी के पास पहुंचेगा तब जांच होगी, यह संभव है क्या? कई बार तो ईडी स्वतः संज्ञान लेके मामलों की जांच करती है, तो बिना खुद मामलों में जाती है, सो मोटो जाती है। बिना किसी एफआईआर के कोई जांच एजेंसी क्या आरोप पत्र दाखिल करने के स्तर तक पहुंच सकती है? ये सवाल है, कोई अधिकार है? ये पॉइंट है पंकज जी, ये पॉइंट है, ये पॉइंट में लेके चलता हूं। इसी मूल प्रश्न का आज अदालत ने निराकरण किया है। ये पॉइंट है, ये चार्जशीट तक पहुंच गए, ये क्यों पहुंच गए, ये सवाल है। और ये मैं विजय शर्मा जी से पूछना चाहता हूं। विजय जी बताइए। बिल्कुल, देखिए, ये यहां भी भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। धर्मेंद्र भाई, मैं आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, एक सवाल के उत्तर के बाद। यहां भी भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। आज भी क्रिमिनल कंप्लेंट चल रही है 420 में, जिसमें 7 साल तक की सजा है। और ये इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा से दोहरा देता हूं, कहा कि ये प्रथम दृष्टया केस बनता है। तो एक अगर तकनीकी आधार पे कुछ बातें बोली है कोर्ट ने, तो उसके बाद हम जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएगी ईडी, बिल्कुल जाएगी, 100% जाना चाहिए। तो अभी भी केस, क्रिमिनल केस चल रहा है, जमानत के ऊपर सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी हैं और 7 साल तक की सजा है उसमें। तो बेल के ऊपर गांधी फैमिली अभी है। तो आप ये क्यों बार-बार कहते हो एफआईआर नहीं हुई या नहीं हुई? एक तकनीकी आधार है, तकनीकी आधार के ऊपर। अब आपको तो इतना भी नहीं पता होगा सुप्रीम कोर्ट में क्या लेके गए थे सोनिया गांधी जी। वो क्वासिंग में गए थे कि इसको क्वास कर दिया जाए, नहीं किया, नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट ने बात। तो ये बातें समझने की जरूरत है। मेरे ख्याल से पंकज शर्मा जी, आप इसको दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। तकनीकी आधार की एक बात थी, एक छोटा सा ये फैसला है और ये अंतिम फैसला नहीं है। उसी फैसले में जिसमें ये बोला है कि कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती, उसमें कहा कि एफआईआर हो चुकी है और ईडी आगे जांच कर रही है। ओके, धर्मेंद्र यादव इस पे कोई बात ऐड करना चाह रहे थे, उनकी बात थोड़ा सुन लेते हैं, फिर संगीत रागी जी के पास जाएंगे। धर्मेंद्र जी बोलिए। राम मोहन शर्मा जी, जिस मसले पे हम आज बात कर रहे हैं, ईडी पर माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी है कन्विक्शन रेट को लेकर के, 0.1 के आसपास कन्विक्शन रेट है ईडी का। जिस संस्था की क्रेडिबिलिटी 0.01% हो, वो संस्था के बारे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के टूल की तरह काम कर रहा है। इस केस को अगर आप देखेंगे, इस केस की जो बुनियाद है, जो टेक्निकलिटी है, वो ये कहती है कि अगर कोई डिपार्टमेंट एफआईआर नहीं किया हो
वो चाहे किसी प्रदेश या डिपार्टमेंट का कंसर्न पुलिस हो, या फिर आपकी सीबीआई हो, या सीबीसीआईडी हो, कोई भी एजेंसी ऐसी हो जो एफआईआर करी हो, उसके आधार पर ईडी संज्ञान लेती है। दूसरी बात, और जो ईडी के जुरिडिक्शन में आता है वो ये आता है कि कोई पैसा इधर का उधर हुआ हो, यानी धन का शोधन हुआ हो, किसी जमीन का हस्तांतरण हुआ हो, ये दोनों मसले ही इस केस में नहीं आते हैं। तो ईडी को इस बात की ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी कि चलो संज्ञान ले लिया, कोई बात नहीं, संज्ञान लेने के बाद चार्जशीट तक पहुंच जाए। ये मसला ऐसे ही मान लीजिए। तो क्या मसला है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे धर्मेंद्र? मुझे बताइए ये क्या मसला है? ये यंग इंडियन के अंडर में एजेएल कैसे चला गया, मुझे बताइए। एक 2000 करोड़ की संपत्ति की कंपनी एक ऐसी कंपनी के पास कैसे चली गई जिसकी अपनी वैल्यू 10 लाख 15 लाख शुरुआत में कैसे चली? सुन लीजिए, धन शोधन कानून है, उसमें ये कहा गया है कि पैसा कहीं से कहीं ट्रांसफर हुआ हो, किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति से किसी कंपनी को, किसी कंपनी से किसी व्यक्ति को, या फिर कोई जमीन हस्तांतरित हुई हो, कोई जमीन किसी व्यक्ति से व्यक्ति में गई हो, किसी व्यक्ति से किसी एजेंसी या फिर कंपनी में गई हो, या फिर किसी कंपनी से किसी व्यक्ति में आई हो, वो मामला बनता है आपका। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामला बनता है, और आप उससे बेहतर बता रहे हैं कि मामला नहीं बनता है। क्वेश कराने के लिए गई थी ना सोनिया गांधी। जनता देखिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, जिस पार्टी में जुडिशरी को गिरोह मान लिया जाए, न्यायपालिका को अपना पपेट मान लिया जाए, ब्यूरोक्रेसी को अपना पपेट मान लिया जाए, जिस पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सबसे ज्यादा केस संगीत रागी जी केस वापस ले ली जाए, और वो भी संगीन धाराओं में केस हो। आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे, उनका चरित्र हनन किया गया, अरविंद केजरीवाल का चरित्र हनन किया गया, संजय सिंह का चरित्र हनन किया गया। ऐसी एजेंसी पर आप टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं। तो जो आपकी ईडी कहां जा रही है? मुझे लगता है ईडी को बंद कर देना चाहिए, और उसके बाद जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उनकी जवाबदेही कब तय होगी। जो हेमंत सोरेन का ट्रायल किया, जिसने अरविंद केजरीवाल का चरित्र हनन किया, उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई हो रही है? न्यायपालिका को इसको भी देखना चाहिए। तो क्या एक मिनट, अरविंद केजरीवाल बरी हो गए? अरविंद केजरीवाल कब बरी हुए? कौन सा फैसला आया बरी हो गए? आप बता दीजिए। नहीं, आप फिर चरित्र हनन किया, क्या किया? नहीं, मुझे बताइए, या तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हो कि ये केस खत्म हो गया आज से, अब ये केस नहीं बनता। तो नहीं, उनके पे क्या केस था, क्या सबूत मिला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कि आपके पास अगर सबूत नहीं है तो ट्रायल क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं करी, इसी आधार पर जमानत दिया उन्हें। जब आप ये कह रहे हैं कि एक केस में रगड़ के जमानत मिली और वो केस क्वेश हो गया, खत्म हो गया। मैं कितने दिन के, कितनी पेशी के बाद जमानत मिली? आप मुझे बताइए। और आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि इस देश में कोई भी कुछ भी घोटाला करते रहे, कोई केस दर्ज ना हो उस पर? क्या शराब को लेकर दिल्ली में घोटाला नहीं हुआ? और सुनिए मेरी बात सुनिए, ये शराब घोटाला उठाने वाला सबसे पहले कौन था? धर्मेंद्र यादव, मुझे एक पॉइंट में जवाब दीजिए। शराब घोटाला सबसे पहले दिल्ली में किसने उठाया था? हम लोग पत्रकार हैं तो जानते हैं। राम मोहन शर्मा जी मुझे बताइए, संजय सिंह के खिलाफ, उसके बाद मनीष सिसोदिया के खिलाफ, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या सबूत है? आप मुझे बता दीजिए, पूरे देश की जनता सुन रही है। ये सबूत क्या है क्या नहीं है, ये ईडी कोर्ट में रखेगी सारे। अगर मैं यही डिस्कस कर लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप मेरी बात आप सुनिए, जिन पर आप अथाह भरोसा करते हैं, इसी कांग्रेस पार्टी के अजय माकन ने सबसे पहले एक बहुत बड़ी विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिखाते हुए यह आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल पर कि भाई उन्होंने शराब का घोटाला किया। फिर सुप्रिया श्रीनेत, जो कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन है और सोशल मीडिया सेल की इंचार्ज है, उन्होंने यह आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शराब का घोटाला किया। और आप कह रहे हैं कि नहीं, कोई हुआ नहीं। ठीक है, आपको जो लगता है तो कहिए, लेकिन कम से कम यह मत कहिए कि इस देश में जो कुछ हो रहा है वो केवल इसलिए हो रहा है कि नहीं, केवल अदालती प्रक्रियाओं का दुरुपयोग हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, मेरी बात सुनिए। आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर सीबीआई के केस चले हैं, और सीबीआई के केस में क्लोजर रिपोर्ट या कहिए कि क्लीन चिट जब मिली तो किसकी सरकार थी, उसका नाम भी आप बताइए। किसकी सरकार थी जो सीबीआई में क्लीन चिट मिली, और किसकी सरकार थी जिसने सीबीआई के केस ला दे आपके नेताओं पर? बताइए, हाँ या ना?
मतलब आपका ये कहना है कि सीबीआई सरकार के कहने पे चलती है। अरे मैं ये पूछ रहा हूं कि सीबीआई के केस किसकी सरकार में आपके नेताओं पे लगे? सीधा सीधा फैक्ट बताइए। क्या मोदी सरकार में थे जब सीबीआई का केस लदा आपके नेताओं पे, हाँ या ना? कांग्रेस की सरकार थी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे धर्मेंद्र जी, ये सिंपल फैक्ट्स हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत कह रहे हैं कि मैं सही कह रहा हूं। दिस इज नॉट ऑल अबाउट दिस। ये सिर्फ इसके बारे में है कि क्या कांग्रेस की सरकार ने सीबीआई के केस आपके नेताओं पे लगाए कि नहीं, हाँ या ना लगाए? उनका जब क्लीन चिट या निस्तारण हुआ तो किसकी सरकार थी? मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जहां आपको अच्छा लगता है तो वहां आपको लगता है कि नहीं ये सब कुछ देखिए सुनहरा है, आसमान बहुत नीला है, साफ है, और जहां आपको लगता है वहां आपको धुंधले बादल दिखते हैं। एजेंसियां अपना काम करती हैं। एजेंसियों का कम से कम कटघरे में इस नाते खड़ा मत कीजिए कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने सिंपल एक बात कही कि एक कंपनी जिसकी अपनी वैल्यू 8-10 लाख रुपए हो, एक कंपनी जो 5 लाख रुपए से शुरू की गई हो, उसके पास 2000 करोड़ की एक कंपनी का 99% शेयर चला गया। किस आधार पे? किस आधार पे? मैं आपसे पूछूं? हाँ बताइए। मैं आपसे पूछूं, श्री शिवशंकरन की कंपनी थी, 4500 करोड़ रुपए का एनपीए था, और उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्लीन चिट एनपीए करवा करके अब 55 करोड़ का जो टाटा का बंगला है वो श्री शिवशंकरन खरीद रहे हैं। तो इसका क्या रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी? तो कराइए केस, कोई आपत्ति थोड़ी है। मुझे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से केस ए और केस बी में मैं फर्क नहीं करता हूं। आप अपना उत्तर देने के बजाय ये यहां पे घपला हो गया इसको पकड़ लीजिए। आप ये बताइए कि 2000 करोड़ की कंपनी, एक ऐसी कंपनी के पास जिसकी अपनी वैल्यू 5 लाख रुपए शुरुआत में थी, उसके पास 99% शेयर चला गया, और आप कह रहे कोई सवाल पूछे तो ये सब घोटाला है, गड़बड़ है। इस देश में कागज बनाने वाले 100 तरह के बैठे हैं भाई, हम जानते हैं, लेकिन कम से कम सत्य को सत्य तो कहिए, झूठ को झूठ कहिए। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। अदालत कल के दिन किसी को बरी भी कर देगा। इस देश में देश ने वो अदालत भी देखी है जिसने कहा कि जेसिका लाल को किसी ने नहीं मारा। फिर एक अखबार ने फ्रंटलाइन हेडिंग निकाली, नो वन किल्ड जेसिका, फिर उसमें एक पिक्चर बनी, आपको मालूम है, वो भी अदालत का निर्णय था, और फिर वो आरोपी पकड़ा गया, फिर जेल में गया। मैं ये बात कहता हूं कि देखिए, हर चीज का निर्धारण जैसे आप कह रहे हैं वैसे होता नहीं है। सब टेक्निकल चीजें हैं, सब तकनीकी चीजें हैं, और अदालत और ईडी पुलिस सब निर्धारित करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि संगीत रागी इस पे आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं काफी देर से। रागी जी बोलिए। देखिए, पहली बात तो मैंने न्यायिक व्यवस्था पर टिप्पणी की है, न्यायाधीशों पर टिप्पणी नहीं की है। और इस देश की लचर न्यायिक व्यवस्था का ही ये परिणाम है कि आज करोड़ों केस लंबित हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी। तो ये एक व्यवस्था पर टिप्पणी है, और ये व्यवस्था पर टिप्पणी करने का मुझे पूरा अधिकार है। दूसरी बात, राहुल गांधी और गांधी फैमिली जैसा बिजनेस मॉडल इस देश को सभी को प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक अभी महानुभाव कह रहे थे कि यहाँ पर क्या पैसे का ट्रांसफर हुआ क्या? आज के दिन में मित्र, पैसा जो गड्डी में 500 और 1000 का नोट होता है वो नहीं होता है सिर्फ। ये तो व्याख्या पर निर्भर करता है कि हजारों करोड़ का मालिक आदमी बन जाता है, 2000 करोड़ से ज़्यादा का मालिक बन जाता है, और लाखों रुपए खर्च करके। इससे बढ़िया बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है? जब शेयर आपके इतने प्रतिशत आपने खरीद लिया है तो उसका मालिकाना हक किसके पास चला गया है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था, अब ये तो निर्भर करता है। अभी कहा है ना कि जेसिका लाल की हत्या ही नहीं हुई थी, और ऐसे एक नहीं, तमाम सैकड़ों नहीं, हजारों केस गिनाए जा सकते हैं। चौथी बात, कितने वर्षों से ये काम चल रहा है? सिर्फ प्रक्रिया का अनुसरण करके और चीज़ों पर मेरिट, उसके सब्सटेंस पर बात न की जाए तो मुझे लगता है कि ऐसे में तो इस पूरे केस का अंत आने वाले 20 साल तक नहीं होने वाला। जी बिल्कुल। यहाँ से मामला वरुण पुरोहित में जाएगा, वरुण पुरोहित आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। पुरोहित जी, पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे। मोहन जी, एक गरीब आदमी का साथ ऐसा हुआ हो सकता है। रागी जी, लगा रहे हो, पुरोहित जी को बोले जाएगा, बोलने नहीं दे रहे हो किसी को। वकील होते हैं, एक से एक बड़े बड़े वकील होते हैं। नहीं, क्या तरीका है? क्या तरीका है? ओके, रागी जी 1 सेकंड। रागी जी, वरुण पुरोहित आपकी बात को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वरुण जी,
मैं कह रहा हूं आपसे मेरा एक अनुरोध है कि आपके चैनल पे कहा गया वकीलों को गिरोह शब्द का प्रयोग किया गया। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार एसोसिएशन भी ले सकती है इसमें आप संज्ञान, इसलिए आप अपने चैनल को बचाइए, उसको आप डिस्क्लेम करिए। दूसरा, ईडी को लॉ नहीं जानती। ईडी जब चार्जशीट पेश कर दिया, आप कह रहे हो साहब जज ने ऐसे कर दिया, अरे जज नहीं जानता या तो लॉ, या ईडी नहीं जानती लॉ। चार्जशीट पेश कर दी, उसको टेक्निकल रीजंस पे अगर एक्सेप्ट नहीं किया कॉग्निजेंस उसका, नहीं तो दोनों जानते हैं, तो फिर ईडी के क्यों नहीं करी जज ने एक्सेप्ट? कॉग्निजेंस लेता उसकी चार्जशीट की, तो या तो जज को नहीं आती, उसकी जुडिशियल इंटेलिजेंस पे प्रश्न चिन्ह हो रहा है डिबेट के अंदर, या ईडी पे तो आप कर सकते हो, लेकिन न्यायिक व्यवस्था की बात कर रहे हो, जुडिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो, उस पर आप कैसे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हो डिबेट के अंदर? मैं कह रहा हूँ एक दायरा होता है किसी भी चीज के डिस्कशन का। आप वो केस चल रहा है, ये चल रहा है, बेल पे हो तो कर ही सकते हो आप बात, उसको मैं कब मना कर रहा हूँ आपको? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको भी आप कर सकते हो। भाई क्वेश कराने गए थे, नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आप क्वेश नहीं हो सकती, आप इन्वेस्टिगेशन होगा, केस ट्रायल चलेगी, तो चल रही है। लेकिन आप इस बात को कैसे कह सकते हो वकीलों का, वकील शब्द को गिरोह बोल रहे हो आप? पूरे देश के अंदर इसका संज्ञान ले लिया जाएगा। इस चीज को आपको खंडन करना चाहिए इस आदमी को। किस प्रकार की बात करते हो? मैं प्रोफेसर के लिए कह सकता हूं, कैसे नहीं कहना चाहिए? आप उस रागी जी अपनी एक हद में मर्यादा में रहो, आप क्रिटिसिज्म करना है करो आप, लेकिन वकीलों के वकील समुदाय को ऐसे बोल रहे हो आप। कल को तो बार काउंसिल अगर आपको नोटिस दे देगी, फिर क्या करोगे आप? फिर कह दोगे साहब ये हो गया कांग्रेस ने करा दिया। दिस इज रॉन्ग। अगर मैं इसे विड्रॉ करता हूं, जो ट्रायल के अंदर है, सब जुडिस है, उस पर डिस्कशन, मैं इसे विड्रॉ करता हूं, लेकिन जरूरी है। और जो ट्रायल चल रहा है नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी किया गया इसलिए मैं बोलूंगा। वरुण पुरोहित जब सुप्रीम कोर्ट के लिए कपिल सिब्बल बोल रहे थे कि कोई व्यक्तिगत नहीं करी मैंने से अब उम्मीद मत आपके ऊपर, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी मैंने, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी आपके ऊपर मैंने। गलत सलत मत बोलो आप टीवी में बैठ करके, जब एक बिल्कुल गलत सलत मत बोलो। मैं किसी का नाम लेकर टिप्पणी नहीं करता हूं। तमिलनाडु में जब एक जज निर्णय देता है और सारा का सारा पॉलिटिकल पार्टियां गिरोह की तरह काम करती है और उनके साथ उनके वकीलों का गिरोह होता है, तब क्या होता है? चैन सही रखिए, उसे गिरोह नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? गलत नहीं बोलोगे आप वकीलों के लिए, उसे कहा क्या कहा जाए? नहीं बोलोगे वकीलों के लिए। एक हाईकोर्ट के जज के खिलाफ जाकर के सारे पॉलिटिकल पार्टियों का गिरोह आकर के खड़ा हो और उसे कहा जाए कि नहीं, गलत नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि किसी के लिए गलत टिप्पणी गलत नियत से नहीं करनी चाहिए। मेरे पास अभी समय इतना ही है। एक जज के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, उसके एक फैसले के खिलाफ जाकर वकीलों के लिए कुछ नहीं बोला जा सकता। मुझे लगता है किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हां इतना तो बोलना चाहिए कि कहीं पर अगर घोटाला हुआ है तो उस घोटाले की जांच जब पूरी हो जाए, जांच के बाद जब निर्णय आ जाए, तब तक का तो इंतजार किया जा सकता है। या पहले ही आप रसगुल्ले खा लेंगे, पहले ही मिठाई बांट लेंगे, ये चलेगा क्या? महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH